चलो आते हैं यहां पे, लेट्स होप कि बैटरी चार्ज होती रहे। लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेज। चलो आप बच्चे क्या समझते हैं हायर परचेज? ये तो पढ़ा हुआ है ना आपका कहीं ना कहीं। कोई व्यक्ति जो ज्ञान देना चाहता है ऑन हायर परचेज। ईएमआई क्या है, कुछ तो बोलो। हम कोई चीज को खरीदते हैं, हम उसको यूज भी, ओनरशिप नहीं आती है। ये बच्ची क्या कह रही है, सुनो सब लोग अच्छे से, कि ये बच्ची कह रही है कि हम कोई एसेट को खरीदते हैं, उसकी ओनरशिप हमारे पास आती नहीं है, लेकिन ठीक है हम उसको यूज कर सकते हैं, पोजेशन हमारे पास में है, हम उसको यूज कर सकते हैं, और एवरी मंथ का हमें पे करना होता है ईएमआई या एक इंस्टॉलमेंट, कुछ भी पेमेंट करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और फिर जब पूरा ये टेन्योर खत्म हो जाएगा, पूरा लोन का अमाउंट हम पे ऑफ कर देंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे कर दी, तब ओनरशिप हमारे नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। दिस इज हायर परचेज, ये आप कहना चाहते हो। वंडरफुल। कोई व्यक्ति लीज फाइनेंसिंग बताना चाहता है कि लीज फाइनेंसिंग क्या होता है? चल, यस प्लीज, यू वांट टू ट्राई? फाइनेंसिंग, इसमें बैंक का रोल क्या आएगा? हम तो पढ़ रहे हैं बैंक्स क्या क्या फैसिलिटी देता है ना, तो व्हाट इज द रोल ऑफ बैंक हियर? हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, बैंक क्या देता है? बैंक ओवरड्राफ्ट देता है, बैंक कैश क्रेडिट अकाउंट देता है, बैंक हमको बिल फाइनेंस करा के देता है। तो लीज फाइनेंसिंग में बैंक का क्या रोल है? आपने जो समझा है दैट इज लीजिंग, दैट समवन इज द ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, वो अपनी प्रॉपर्टी किसी को लीज पे देता है। इवन आई एम द ओनर ऑफ अ कार, मैं मेरी कार किसी को लीज पे दे सकता हूं। हाँ, तो ये सब ठीक है, लेकिन इसमें लीज फाइनेंसिंग बैंक का क्या रोल है? वो अमाउंट प्रोवाइड करेगा किसको? नहीं, सुना अच्छे से। इन दो लोगों ने जो गैस किया है उसमें क्या हो रहा है, एक लीज में दो पार्टीज होती है, लेसर और लेसी। लेसर वो व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा, वो अपनी प्रॉपर्टी को दे रहा है लीज पे। लेसी वो जो उसको यूज करेगा और बदले में रेंट देगा। अब आपका कहना है कि बैंक पैसे दे रही है लेसी को ताकि वो रेंट भर पाए। एग्जैक्टली ऑपोजिट, बैंक पैसे देगी। गैस करो, आराम से सोचो, दिमाग, अगर आपने गैस कर लिया टॉपिक तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और 10 सेकंड सोचो। गैस पॉसिबल है? अब मैं लेसर हूं, मुझसे कोई व्यक्ति कहता है कि उसको ट्रैक्टर चाहिए लीज पे 5, उसको 5 ट्रैक्टर चाहिए लीज पे। आई वॉन्ट टू गिव हिम 5 ट्रैक्टर्स ऑन लीज, बदले में मुझे लीज रेंटल देगा, लेकिन उसके लिए मुझे 5 ट्रैक्टर खरीदने तो पड़ेंगे। ये 5 ट्रैक्टर खरीदने के लिए मुझे पैसे चाहिए। लेसर गोस टू बैंक एंड सेज कि मुझे 20 लाख रुपए का, मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन दो। इस लोन से मैं असेट को खरीदूंगा और उस असेट को मैं आगे लीज पे दूंगा। तो एक व्यक्ति जो लीजिंग का बिजनेस करना चाहता है उसके लिए वो बैंक से फाइनेंस ले सकता है। दिस इज टर्म्ड एज लीज फाइनेंसिंग। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है, छोड़ दो एकदम मजे में। आते हैं यहां पे लीज फाइनेंसिंग, बहुत भारी। चलो, सबसे पहले एक है लेसर, एक है लेसी। ये तो बहुत ही सिंपल है, लेसर लेसी, एकदम सिंपल है, ठीक है। एक, अब जो लेसी है, ठीक है, मान लेते हैं अभिषेक अभिजीत, वो है लेसी, उनको चाहिए ट्रैक्टर, ठीक है, उनको ट्रैक्टर चाहिए। और फार्मर है, फार्मर को ट्रैक्टर चाहिए अपने पर्पस के लिए। सो नाउ 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 ही अप्रोचेज लेसर कि हे लेसर, साहूकार, आपके पास तो बहुत पैसा है, आप मुझे एक ट्रैक्टर लीज पे दो, 2 साल के लिए चाहिए, और 2 साल के लिए मैं उसके लिए आपको मंथली रेंटल देता रहूंगा ट्रैक्टर का, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। नाउ दिस लेसर, ही डज नॉट हैव द ट्रैक्टर ना, बट सो ही वांट्स टू बाय अ ट्रैक्टर, बट उसके पास पैसे भी नहीं है। ही अप्रोचेस बैंक कि हे बैंक, मुझे ये 40 लाख का, 50 लाख का, 20 लाख का, 30 लाख का ये ट्रैक्टर खरीदना है। बैंक से ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको लोन पे दे देती हूं, और सिक्योरिटी तो वही ट्रैक्टर हो जाएगा ना। बैंक के पास कोई चीज आपको सिक्योरिटी के रूप में देनी है तो उसका फिजिकल पोजीशन देना नहीं पड़ता। तो बैंक कहता है ठीक है, आप डाउन पेमेंट दे दोगे? वो बोलता है हाँ, डाउन पेमेंट मैं दे दूंगा। तो लेसर डाउन पेमेंट देता है, उस असेट को खरीदता है जिसके लिए बैंक लोन दे रही है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड इन दिस ट्रांजैक्शन, स्टेप 1 देखो, बैंक 25 लाख का लोन दे रही है टू द लेसर, सही है, बैंक 25 लाख का लोन दे रही है। लेसर जाता है सप्लायर के पास, सप्लायर मतलब ट्रैक्टर के जो शोरूम में, ट्रैक्टर के शोरूम में, वहां पे वो 25 लाख रुपए और जेब से अपना डाउन पेमेंट भी मिला सकता है,
30 लाख रुपए देके और ट्रैक्टर खरीद लेता है। स्टेप 2 के अंदर ट्रैक्टर खरीद लिया, डन। स्टेप 3 में वो ट्रैक्टर घर लेके नहीं आता है, वो ट्रैक्टर किसको दे देता है? लेसी को। उसको तो चाहिए भी नहीं था ना, लेसी को ट्रैक्टर दे दिया है। लेसी हैज द ट्रैक्टर, लेसी यूजेस द ट्रैक्टर, और लेसी टाइम टू टाइम लेसर को क्या दे देता है? लीज रेंटल। और लेसर को तो अपने लोन का रीपेमेंट भी करना है ना, तो फिर लेसर टाइम टू टाइम लोन का करता है रीपेमेंट। एंड दिस इज अ सिंपल ट्रांजैक्शन टर्म्ड एज लीज फाइनेंसिंग। बैंक जो आपको लोन दे रहा है, बैंक आपको लोन दे रहा है फॉर लीज फाइनेंसिंग। बैंक आपको लोन दे रहा है फॉर लीज फाइनेंसिंग। बैंक आपको लोन दे रहा है फॉर लीज फाइनेंसिंग। कितना सिंपल है। चलो मुझे एक बार बताओ, सोचना, डोंट इवन इमीडिएटली आंसर। इस ट्रैक्टर का ओनर कौन है? लेसर। लेकिन ये ट्रैक्टर सिक्योरिटी के रूप में किसके पास है? बैंक। और इस ट्रैक्टर को यूज कौन कर रहा है? लेसी। क्या ट्रांजैक्शन बनाया इन लोगों ने। लेसर रिस्क ले रहा है थोड़ा, पर वो सेफ है। वो सेफ कैसा है? यहां से लीज रेंटल आता रहेगा। आज स्मेल और ज्यादा है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन लीज रेंटल से इनकम आता रहेगा उसको, और उसको जो भी ईएमआई या जो भी उसका लोन रीपेमेंट है वो करता रहेगा। लेसर रिस्क जरूर कैरी कर रहा है, बिकॉज लेसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। लेसी को जब नहीं जमा कि मैं लीज रेंटल पे नहीं कर सकता, तो लेसी तो ट्रैक्टर वापस रख के चला जाएगा। तो लेसर के सिर पे ट्रैक्टर आ जाएगा, और ट्रैक्टर का उसको ईएमआई तो भरना ही पड़ेगा ना, क्योंकि उसने तो ट्रैक्टर खरीद लिया है। तो लेसर लीज फाइनेंसिंग का बिजनेस तभी करेगा व्हेन ही नोज कि ये एसेट मैं इजीली किसी को भी लीज आउट कर सकता हूं। एंड दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लीज फाइनेंसिंग। कितना आसान है, कितना आसान है। व्हेन अ लेसर टेक लोन फ्रॉम बैंक टू बाय अ प्रोडक्ट व्हिच हैज टू बी फर्दर लीज्ड, दिस इज लीज फाइनेंसिंग। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? आज मान लीजिए कोई एक व्यक्ति आता है मेरे पास कि सर मुझे फोटोकॉपी का बिजनेस शुरू करना है। ठीक है, फोटोकॉपी का बिजनेस करना है। मैंने कहा ठीक है, बोलो इस पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सर कि वो मशीन जो है ना वो 5 लाख रुपए की है, वो खरीदने के पैसे नहीं है मेरे पास। आप एक काम करो ना सर, आप वो मशीन खरीद लो और बदले में मुझे वो मशीन दे देना आप लीज पे, किराए पे। मैं हर महीने उस मशीन का आपको 20,000 रुपए का किराया दूंगा। नाउ ही सेज, मैंने कहा ठीक है, और मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं है। वो कह रहा है आपको तो बैंक लोन मिल जाएगा ना सर। ठीक है, सो मैं 5 लाख रुपए का बैंक लोन लेता हूं। उस 5 लाख रुपए के बैंक लोन से मैं वो मशीन खरीदता हूं। मैं ओनर बन गया मशीन का। मुझे उस बैंक लोन का ईएमआई भरना पड़ेगा क्योंकि मैंने लोन पे लिए। अब वो मशीन मैं आपको दे देता हूं, उस व्यक्ति को दे देता हूं ऑन रेंट। वो उसको मंथली मुझे 20,000 का रेंट दे रहा है, और मुझे अगर कुछ पैसे ऐड करने पड़े तो ऐड करके मैं उसका ईएमआई भर देता हूं। कुछ समय बाद मैं तो ओनर बन जाऊंगा ना, लीज रेंटल तो विल कीप ऑन कमिंग। लोन तो रीपे हो जाएगा 5 साल 6 साल जो भी मेरा टेन्योर है, बट द लीज रेंटल विल कीप ऑन कमिंग। तो मैं जो बिजनेस कर रहा हूं वो है लीजिंग का, बैंक जो बिजनेस कर रहा है वो है लीज फाइनेंसिंग का। लेसर जो बिजनेस कर रहा है वो लीजिंग का है, लेकिन बैंक जो बिजनेस कर रहा है वो लीज फाइनेंसिंग का। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? कितना सिंपल है। दिस इज लीज फाइनेंसिंग। जो हमारे मॉड्यूल में लिखा है, नोट्स में लिखा है, वो रीड करो एक बार, देखो समझ रहा है क्या। मैं स्क्रीन पे चार्ट रख रहा हूं और आप नोट्स में से एक बार लीज फाइनेंसिंग रीड करो। यस यारों, रीड कर लेते एक बार साथ में, बट काफी आसान है। आई थिंक समझ में आ रहा है। बस एक बार समझ में आ गया तो लीज फाइनेंसिंग भूलना काफी कठिन है। बहुत सिंपल है। लेसर को हम उसका बिजनेस करने के लिए जब फाइनेंस देते हैं उसे कहते हैं लीज फाइनेंसिंग। आते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं, पहले समझाते हैं हमको लीज क्या होता है। अ लीज इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर,
lessor, and the user, lessee. There are various types of lease: operating lease, finance lease, etc. In terms of the lease agreement, the lessor pays money to the supplier. Supplier से इनका मतलब है जिससे आप वो खरीद रहे हो. जैसे कि मैं ट्रैक्टर खरीद रहा हूं ट्रैक्टर के शोरूम से, तो वो ट्रैक्टर का सप्लायर हो गया ना. So the lessor, the owner, pays money to the supplier, who in turn delivers the article to the lessee. अब ये हमारा मॉड्यूल बहुत ही गंदे तरीके से प्रिज्यूम कर रहा है कि हमेशा हम नया ही खरीद के दे रहे हैं और वो सीधा उसको डिलीवर कर रहा है. जरूरी थोड़ी ना है, हम हो सकता है खुद हमारे पास लाएंगे फिर उसको देंगे. पर ठीक है, मैंने फिर एग्जाम्पल भी वैसे ही बनाया कि हमने ट्रैक्टर खरीदा और ट्रैक्टर सीधा डिलीवर हो गया लेसी को. बट आपको दिमाग में इतना समझना है, ये मॉड्यूल में लिखा है, ओपननेस रहेगी कि ट्रैक्टर आपको भी डिलीवर हो सकता है, फिर आप उसको 1 महीने बाद भी किसी को लीज पे दे सकते हो. ये सब भी अलाउड है जी. अभी तक तो ये लीज एग्रीमेंट पे आ रहे हैं. अब ये जैसे ये बोलेंगे ना कि लेसर को ये पैसे देने के लिए बैंक से लोन लेना पड़ रहा है, इमीडिएटली हो जाएगा लीज फाइनेंसिंग. द लेसी मेक्स पीरियोडिक पेमेंट टू द लेसर. एट द एंड ऑफ दिस पीरियड द असेट इज रिस्टोर्ड टू द लेसर. जैसे ही 2 साल का लीज खत्म हुआ, फिर वो ट्रैक्टर वापस लेसर के पास आ जाएगा ना. ऑब्वियसली हायर परचेज थोड़ी ना पढ़ा रहा हूं कि आखिरी रिपेमेंट करने के बाद में आप वो प्रॉपर्टी रख सकते हो. ये तो लीज पे दी है, रेंट पे दी है. जैसे ही 2 साल खत्म हुए, द ट्रैक्टर विल कम बैक टू द लेसर. अब यहां से यहां तक स्क्रीन पे ध्यान, यहां से यहां तक उन्होंने जो समझाया है, एक तो मेरा पेन बहुत थिक हो गया है, रुक जाओ. यहां से यहां तक दे हैव एक्सप्लेन्ड यू व्हाट अ लीज इज. अभी तक वो लीज फाइनेंसिंग पे आई नहीं है. नेक्स्ट लाइन में वो हमको कहते हैं कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया have been financing the activity of leasing company by providing overdraft, cash credit, demand loan against fully paid up new machinery equipment by hypothecation of security. The repayment should be from rental of machinery equipment leased out and similar other ways. ये अब यहां पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं लीज फाइनेंसिंग. तो पहले उन्होंने जो ग्रीन में लिखा है, उन्होंने एक्सप्लेन किया लीज क्या होता है कि एक व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदता है, वो किसी को किराए पे देता है, वो व्यक्ति उसका रेंटल पे करता रहता है. जैसे ही पूरा टेन्योर खत्म होता है, प्रॉपर्टी वापस आ जाती है, खत्म. फिर उन्होंने समझाया लेसर को अगर ये प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो वो बैंक से पैसे ले सकता है. बैंक्स बहुत ट्रेडिशनली इसके लिए पैसे देते रहते हैं, बिकॉज बैंक के लिए तो ये सिक्योर्ड लोन है ना. जो आप असेट खरीद रहे हो उसी को बैंक अपने लिए ले लेता है एज अ सिक्योरिटी. तो बैंक के लिए सिक्योर्ड लोन हो जाता है. तो बैंक बहुत कॉमनली इसको देते हैं अलग अलग फॉर्म के अंदर. और बैंक के लिए लॉजिक भी कितना ईजी है कि जो लेसर है इसको पीरियोडिक रेंटल आएगा और उसी से हमारा इंस्टॉलमेंट भी दे देगा. द मैक्सिमम पीरियड ऑफ रिपेमेंट इज 5 years और द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ इक्विपमेंट विचएवर इज लोअर. कि जनरली यहां पे व्हेनेवर देयर इज लीज फाइनेंसिंग तो मैक्सिमम टेन्योर ऑफ लोन इज गोइंग टू बी 5 years और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट विचएवर इज लोअर. ये समझ में आ रहा है? कोई मशीन है जिसका लाइफ ही 2 years है, तो बैंक उसमें 5 साल का लोन थोड़ी ना देगा. आप 2 साल बाद फिर ईएमआई पे करना बंद कर दोगे और बोलोगे ठीक है सर आके ले जाओ आपकी मशीन. तो बैंक के साथ तो गलत हो जाएगा ना. तो बैंक कभी भी अगर लीज फाइनेंसिंग करता है तो 5 साल के लिए देता है, या फिर अगर जो असेट आप ले रहे हो उसका इकोनॉमिक लाइफ और कम है तो उससे भी कम. इकोनॉमिक लाइफ और 5 years whichever is lower. And the bank is allowed to periodically inspect the asset. Lease contracts are only for productive purpose and not for consumer durables. लीज फाइनेंसिंग जनरली होता है प्रोडक्टिव प्रोडक्ट. जैसे कि ट्रैक्टर का एग्जांपल लिया मैंने. मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि किसी को मान लो ऐसा है कि भाई उसको स्कॉर्पियो लेनी है, वो व्यक्ति आता है मेरे पास कि सर आप स्कॉर्पियो खरीद के मुझको लीज पे दे दो, तो मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा कि उसको स्कॉर्पियो चाहिए वो लीज पे चाहिए, नहीं चलेगा. यहां पे लीज फाइनेंसिंग जनरली ऐसे गुड्स पे होता है जो कि कमर्शियल यूज के लिए आते हैं. फोटोकॉपी मशीन अलाउड है, ट्रैक्टर अलाउड है, ऐसा. और अपन ये नहीं बोलेंगे कि स्कॉर्पियो भी तो हम यूज कर सकते हैं कमर्शियल बिजनेस के लिए. वो तो एक्सटेंड हो गया कि आप अगर टैक्सी चला रहे हो तो चलेगा फिर वापस. तो ऐसा लॉजिक है. अभी अंडरस्टैंडिंग? सिंपल. सो दिस इज लीज फाइनेंसिंग. एनी क्वेरी? डिपेंड करता है. इनका एक कंसर्न है कि सर जो लेसर को लीज रेंटल आ रहा है और लेसर को जो ईएमआई पे करना है, इनमें क्या ये हमेशा इक्वल रहेगा या कुछ ज्यादा कम होगा या हमेशा ईएमआई ज्यादा ही रहेगा? ये डिपेंड करता है असेट के टाइप पे. मान लो असेट की लाइफ ही 4 years है ना, तो उस असेट का लीज रेंटल बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा. ये मत सोचो कि 1 crore का असेट है तो 1 साल का लीज रेंटल 25 लाख ही होगा. अगर ऐसा होता तो कोई भी व्यक्ति असेट को परचेज क्यों करता? और फिर लेसर का बेनिफिट कैसे होगा? तो अगर 1 crore का एसेट है, उसका लाइफ है 4 साल, तो उसका लीज रेंटल 40 लाख के आसपास होगा एवरी ईयर का. ऐसा. तो लेसी सोचेगा
कि यार मुझे 1 करोड़ का असेट लेना है या फिर मैं 40 लाख के अंदर इसको यूज ही कर लूं। आप ऐसे सोचो बहुत भारी तरीके से। आप पुणे आए हो ओनली फॉर 6 months। नाउ यू गॉट 2 choices, ईदर यू बाय अ 2 व्हीलर और यू टेक अ 2 व्हीलर ऑन लीज फॉर 6 months। अब अगर आप एक 2 व्हीलर की अपन लाइफ मानते हैं, 2 व्हीलर की लाइफ 10 years मान लेता हूं, 10 years, कुछ लोग उससे ज्यादा भी चलाते हैं, कुछ लोग उससे कम भी चलाते हैं, 10 years उसकी लाइफ मान ली। अगर एक 2 व्हीलर 1 लाख का है, 10 years की उसकी लाइफ मानते हैं, तो एवरी ईयर का लीज रेंटल 10,000 ही होना चाहिए। बट इट विल नॉट बी 10,000, इट विल बी मोर देन दैट, इट विल बी 20,000 रुपीज फॉर एन एंटायर ईयर। तभी तो वो लेसर पैसे कमा सकता है कभी भी। तो ईएमआई और लीज रेंटल इसका कोई हमेशा फिक्स नहीं है, कभी भी कुछ भी कम ज्यादा हो सकता है, बट लेसर ऐसा इंश्योर करेगा कि वो हमेशा प्रॉफिट की सिचुएशन में रहे। अगर ऐसा है कि ईएमआई बहुत ज्यादा है और लीज रेंटल कम है, तो लेसर का बिजनेस ऐसा होगा कि 3-4 साल के अंदर ये ईएमआई तो पे ऑफ हो जाएगा, पर बाद में मैं ओनर हूं और इसका लाइफ चलेगा फॉर 10-15 ईयर्स, तो बाद के मेरी लीज रेंटल से मेरी इनकम आती रहेगी ऐसा। और अगर मान लीजिए इकोनॉमिक लाइफ ही कम है, तो अभी से ही लीज रेंटल ज्यादा रहेंगे। तो डिपेंड करता है लेसर के बिजनेस प्रोफाइल पे, ऐसा कुछ भी हो सकता है। कितनी प्यारी चीज है, एक बार अगर समझ में आ गया तो आप इसको कभी यू कैन नॉट अनफॉरगेट इट। इट्स सो सिंपल। लेसर का एक बिजनेस है, लेसर को बिजनेस करने के लिए बैंक से फाइनेंस चाहिए, तो ये हो जाता है लीज फाइनेंसिंग। टिंग टिंग टिरिंग। एक लाइन याद रखेंगे अपार्ट फ्रॉम कंसेप्ट, कि इसका लोन का टेन्योर जनरली होता है 5 years और इकोनॉमिक लाइफ विच एवर इज लोअर। बस उसको हाईलाइट कर दो एक बार, बस बाकी सब कुछ तो सेम ही है। देव जस्ट एक्सप्लेन लीज एंड देन देव एक्सप्लेन्ड लीज फाइनेंसिंग। जबरदस्त। And this brings me to the last topic of this particular topic, hire purchase finance. चलो बहुत सिंपल, ये ट्रैक्टर है, ठीक है। चलो मिस्टर ए, मिस्टर बी, ये साइकिल कैसे है? ट्रैक्टर है गधों। साइकिल पे आप ऐसे बैठते हो कि आगे, ये रोलर है, रोलर है, रोलर भी चलेगा, मेरे एग्जाम्पल में फिट होता है, ये रोलर है, ठीक है। इधर आ जाओ। नाउ मिस्टर ए मिस्टर बी को रोलर दे रहा है। सुनो सुनो, बहुत सिंपल है ये, तो सबसे सिंपल हायर परचेज होता है। मिस्टर ए मिस्टर बी को एक कमर्शियल व्हीकल दे रहा है, ठीक है सर। मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है दैट यू विल हैव टू पे मी 20,000 रुपीज पर मंथ एज रेंट। बिल्कुल ठीक है, फॉर 3 years, कि अगले 3 सालों तक अगर आप इस ट्रैक्टर को, रोलर को यूज करना चाहते हो, तो यू विल हैव टू पे मी 30,000 रुपीज पर मंथ एज रेंट। वंडरफुल। एंड आई गिव यू एन ऑप्शन कि जब 3 साल खत्म होंगे, यू कैन बाय दिस एट अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ 50,000, के एंड में आप एक 50,000 रुपए के अंदर इसको खरीद भी सकते हो। एंड दिस इज सिंपली हायर परचेज ट्रांजैक्शन। दिस इज मोस्टली यूज फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर ओनली। कार, ट्रक, ट्रैक्टर, इन्हीं के लिए हायर परचेज यूज होता है, ये बाकी किसी असेट के लिए नहीं चलता है। भारत में हायर परचेज ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही चलता है। तो सिंपल सी बात है कि कोई व्यक्ति आता है, आई वॉन्ट टू सेल अ पर्टिकुलर ट्रैक्टर टू हिम, तो आई टेल हिम एक काम करो, हायर परचेज पे ले लो। हायर परचेज पे अगर मैं कोई दे रहा हूं, तो मतलब ओनर रहूंगा मैं ही। मिस्टर ए विल रिमेन द ओनर। कब तक वो ओनर रहेगा? जब तक पूरा टेन्योर कंप्लीट नहीं हो जाता। टेन्योर कंप्लीट होने के बाद में सामने वाले व्यक्ति को एक ऑप्शन मिलता है, हायर परचेजर। अभी तक वो हायर ही है, हायर पे यूज कर रहा है, लेकिन एंड में चॉइस है उसके पास कि अगर कोई नॉमिनल अमाउंट पे करने का लिखा है कॉन्ट्रैक्ट में टर्म, तो नॉमिनल अमाउंट पे कर देगा और बन जाएगा वो उसका परचेजर। तो इसलिए उसका नाम पड़ता है हायर परचेजर, कि ड्यूरिंग द टेन्योर आई विल बी यूजिंग इट ऑन हायर ओनली, बट एट द एंड ऑफ टेन्योर आई कैन परचेज इट। देयर कैन बी अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट के एंड में कुछ पैसा नहीं भी देना है, कि आपको 20-20 हजार रुपए एवरी मंथ पे करते रहो। जब आपने तीसरे साल की आखिरी इंस्टॉलमेंट पे कर दी, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम दी ओनर। तो आप हायरर रहोगे ड्यूरिंग द एंटायर 3 years, और ये 3 years कंप्लीट होती है आप बन जाओगे परचेजर। हमारे मॉड्यूल ने जो एग्जांपल दिया उसमें उन्होंने लिखा है कि एंड में कुछ नॉमिनल वैल्यू देना पड़ेगा, तो मैंने भी इसलिए 50,000 का कंसेप्ट रख दिया यहाँ पे। दोनों केसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है। हायर परचेज तो बचपन से पता है हमको। लेट्स सी, रीड हायर परचेज वंस। यहां से देखो समझ रहा है क्या? जरूरत से ज्यादा आसान। पढ़ाई में मन लग रहा है अभिजीत अभिषेक? पक्की बात? टॉपिक भी इजी है, बेस्ट।
चलो, हाइपोथिकेशन क्या होता है ये बता देता हूं तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लास्ट लाइन में लिखा है कि बैंक ज्यादातर देती है हाइपोथिकेशन पे, नॉट हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है ये आपने समझा कि कोई भी एंटिटी असेट बेचते टाइम ये कह रहा है कि असेट आप ले लो और 3 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक, जो भी हमारा टेन्योर है, तब तक आप रेंटल पे करते रहना, और एंड में जब आप लास्ट रेंटल पे कर दोगे तब उस समय पे वो असेट आपका हो जाएगा। तब तक ओनर रहेगा मिस्टर ए और फिर ओनर बन जाएगा मिस्टर बी। दिस इज हायर परचेज। हाइपोथिकेशन क्या होता है मैं बताता हूं। हाइपोथिकेशन वो है जिस पे आप लोगों ने अपने टू व्हीलर लिए होंगे ऐसा। इसके अंदर यहां पर एक बैंक है एकदम 80 से, ये आप हो, ये मिस्टर बी है। मान लीजिए आप मिस्टर बी हो, यू आर दी बायर, मिस्टर ए इज दी सेलर। व्हाट इज हाइपोथिकेशन? यहां पे आप आ रहे हैं ट्रैक्टर लेने के लिए। सुना अच्छे से, मिस्टर ए का कहना है कि आई वॉन्ट 30 लाख रुपीज फॉर द ट्रैक्टर, अगर आपको पूरा इमीडिएटली खरीदना है तो। मिस्टर बी कह रहा है कि यार मैं 30 लाख रुपीज तो नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है, पर मैं एवरी मंथ का आपको 10,000 रुपीज जरूर दे सकता हूं, 20,000 रुपीज जरूर दे सकता हूं एवरी मंथ का। तो ये कह रहा है ऐसा करना। तो मिस्टर ए कहता है कि नहीं, मुझे 30 लाख रुपीज अभी चाहिए। तो क्या हो सकता है, सुनना अच्छे से, बैंक विल पे मिस्टर ए 30 लाख रुपीज, मिस्टर ए विल ट्रांसफर दी ओनरशिप टू मिस्टर बी, ये ट्रैक्टर मिस्टर बी को दे देंगे, और मिस्टर बी हैज टू पे ईएमआई और वी कैन से लोन रीपेमेंट टू बैंक। अब यहां पे मुझे बताओ कि इस ट्रैक्टर का इमीडिएटली ओनर कौन बन चुका है? बी। बी ओनर बन जाता है, लेकिन द सेम असेट इज गिवन एज सिक्योरिटी टू बैंक। आप अपने टू व्हीलर का अगर आपने लोन पे लिया है तो आप उसका ये जो आरसी होता है ना, स्मार्ट कार्ड, उसको ओपन करके उसको पीछे से देखोगे तो उसके पीछे लिखा होगा कंपल्सरीली हाइपोथिकेटेड बाय। बिकॉज आपने टू व्हीलर ईएमआई पे लिया है तो आपका टू व्हीलर के ओनर आप हो, नाम लिखा है आपका कि शुभम सुकृचा इज द ओनर, बट हाइपोथिकेटेड बाय आईसीआईसीआई बैंक। इसका मतलब है कि भैया हाइपोथिकेशन उनके पास है, उनके पास ये एज अ सिक्योरिटी रखा हुआ है। तो नॉर्मली ज्यादातर ट्रांजैक्शन ऑटोमोबाइल में हाइपोथिकेशन पे होते हैं कि बैंक पूरा पेमेंट कर देता है, फिर आप बैंक को ईएमआई देते रहते हो। अगर आप कभी ईएमआई नहीं पे करोगे तो बैंक आके असेट लेके चला जाएगा ये। लेकिन रेयर और एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट हायर परचेज का भी होता है, तो यहां पे उन्होंने हायर परचेज पढ़ा दिया है। हायर परचेज के अंदर आपने जैसे पढ़ा है बचपन में वैसा ही है कि आप लीज रेंटल भरते रहोगे, भरते रहोगे, भरते रहोगे, भरते रहोगे, और जब आपने आखिरी रेंट पे कर दिया है तब आप बन जाओगे उसके ओनर। दिस इज हायर परचेज। हायर परचेज और हाइपोथिकेशन में डिफरेंस यही है कि हाइपोथिकेशन में आप इमीडिएटली बन जाते हो ओनर, यूजर इमीडिएटली ओनर बन जाता है और ईएमआई पे करता रहता है, सिक्योरिटी दे रखी है। लेकिन हायर परचेज में आप ओनर ही बनते हो एट दी एंड ऑफ टेन्योर, ऐसा। तो ये है हायर परचेज। हाइपोथिकेशन नहीं है यहाँ पे हमारे कंसेप्ट सिलेबस में, उन्होंने बस एक लाइन लिखी है कि हायर परचेज इज एन अनपॉपुलर मोड वेयर एज हाइपोथिकेशन इज रिप्लेस्ड, मतलब हाइपोथिकेशन हैज रिप्लेस्ड हायर परचेज। पर ठीक है, हायर परचेज क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान है। कोई भी चीज पूछना चाहते हो, कुछ भी कंसेप्ट में, लाइफ आई थिंक बहुत ज्यादा आसान है। हमने क्या पढ़ा है अभी आपको बताता हूं। ये चार्ट, यस, फंड बेस्ड फाइनेंस, बहुत इजी टॉपिक है। तो फंड बेस्ड फाइनेंस में 5 हैं, ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट अकाउंट, बिल्स फाइनेंस, लीज फाइनेंसिंग एंड हायर परचेज। हमें रेडी रहना चाहिए, किसी पे भी क्वेश्चन आ जाएगा 3 मार्क्स का तो हम 3 मार्क्स का कंटेंट बहुत इजीली लिख सकें, ऐसा। अब अगर हम देखें क्या बचता है, तो बचता है हमारा फाइनेंस फॉर एक्सपोर्टर इंपोर्टर, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप भी हम पढ़ चुके हैं, और एंड में नीचे बचता है हमारा एलसीबीजी, ये चीज, ठीक है। तो अब ब्रेक तुरंत चाहिए क्या, क्योंकि एक टॉपिक शुरू करूंगा तो टॉपिक तो पूरा एक्सपोर्टर इंपोर्टर लूंगा तो भी बड़ा टॉपिक रहेगा, और अगर मैं गलती से भी एलसीबीजी लेने का सोच लेता हूं तो भी बड़ा टॉपिक रहेगा। ब्रेक चाहिए भी, चलो बाहर फटाफट से खूब सारी ऑक्सीजन लेके आ जाओ। आई एम सी यू गाइस इन 10 मिनट्स। लीज फाइनेंस के डायग्राम पे आ जाओ, यस। एलसी ले लूं, पर एलसी बहुत ही बाप कंसेप्ट है। क्यों? तो ये पूरी बात बताओ ना, ये तो अपनी गलती हुई ना, गधे। कभी भी चोरी कर रहे हो तो उसको पूरी करो, आधी करोगे तो पकड़ी जाओगे।
हे भगवान, घोंचू तो हो आप। जाओ